रिकॉर्डिंग करो। हेलो एवरीवन, सो yesterday वी वर टॉकिंग अबाउट द फैमिली कोड्स एंड जहां हमने देखा कि फैमिली कोड के अंदर क्यों फैमिली कोड क्रिएट होती है, स्टैट्यूटरी होती है, तो यस होती है। 1984 का एक्ट आया। कैसे होती है? स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की परमिशन लेती है। हर स्टेट को कोर्ट, हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मस्ट है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि बनाइए। कहाँ बना सकते हैं? 10 लाख से पॉपुलेशन वाले जितने भी मेट्रोपॉलिटन इलाके हैं वहां बनेगी। क्या काम करती है? डाइवोर्स, मैट्रिमनी, शादी की रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी स्पाउस की, लेजिटिमेसी, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस, सारे काम फैमिली कोर्ट देखती है। इसके बाद जो रिजिड रूल्स होते हैं प्रोसीजर के, जैसे हमने बात किया कि एडीआर के अंदर रिजिड रूल्स के अंदर ढील दी जाती है, ज्यादा कांसों के अंदर नहीं उलझाया जाता है। आप सिंपल जो है प्रोसीजर एस्पेक्ट को रिलैक्स कीजिए और जस्टिस दीजिए और पेंडेंसी को खत्म करिए। इसके बाद अगर कोई लीगल पेटिशनर, कोई एडवोकेट है, वो आपका मैटर वहां पर लगवाना चाहता है, वो भी कर सकता है। लीगल एक्सपर्ट की आपको असिस्टेंस दी जाती है। और सिर्फ एक ही राइट ऑफ अपील होता है हाई कोर्ट के अंदर, एक ही बार। यानी आप बार बार इधर से उधर नहीं कर सकते हैं कि मेरे को इस कोर्ट ने जो है 1 करोड़ की मॉनेटरी सम दी है, मैंने डाइवोर्स लिया है, और आप जो कह रहे हैं कि मेरे को तो 5 करोड़ चाहिए, आप किसी दूसरी कोर्ट में चले गए, वहां टाइम खराब कर रहे हैं आप। नहीं, एक ही बार में जाइए हाई कोर्ट और बस एक ही अपील आपको मिलेगी। ग्राम न्यायालय, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब आई? 2008। तो 2008 का जो एक्ट है ग्राम न्यायालय एक्ट, वो बात करता है कि हर ग्राम न्यायालय की एक अपनी ग्राम कोर्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि जो डिसीजन पंचायत सुनाती है वो खाली सोसाइटल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पर ना हो, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो लीगल कोड है, उनको भी देखा जाए। अगेन आर्टिकल 39A के अंदर से, जब आर्टिकल 39A जो कहता है फ्री लीगल एड, तो नालसा, सालसा, डालसा कमेटीज इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली एक्ट, फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय कोर्ट, ये सारा वहीं से इसका लेना देना है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राम न्यायालय के फीचर क्या होते हैं, तो ग्राम न्यायालय के अंदर जो जज होंगे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का मतलब यही है कि या तो आप डायरेक्ट एग्जाम देकर जज बने हैं, या फिर आप जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, ऐसे आप अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर के द्वारा। तो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप होने चाहिए, फर्स्ट क्लास। इसके बाद पंचायत में इमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल पर ग्राम न्यायालय होगी, यानी पंचायत जहां पर कंस्टिट्यूट होती है वहां नहीं, इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पर। यानी ग्राम न्यायालय में से जो आदेश आपको मिला उसको आप जो है जाकर ग्राम न्यायालय के अंदर दिखा दीजिए, और ग्राम न्यायालय ने भी जो दिया है फिर वो डीएम साहब चेक करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है। इसके बाद जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इसके अलावा भी ग्राम न्यायालय के जो चीफ है उनके अलावा भी वो सारे के सारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होने चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कोर्ट होंगी मोबाइल कोर्ट होंगी। कहने का मतलब क्या है, इनका कोई परमानेंट स्टेशनिंग नहीं होगी कि ब्लॉक लेवल पर बैठे हुए हैं तो वहीं रहेंगे। ग्राम लेवल पर जाकर, यानी गांव में जाकर, 10 गांवों की पंचायत अगर हो रही है तो वहां पर जाकर भी आप ग्राम न्यायालय वाले काम करिए। यानी जजेस ने जो डिसीजन दिया है, 10 गांव की एक साथ बैठक बुलवाइए, वहां पर कोर्ट, इनफॉर्मल कोर्ट स्टैब्लिश कीजिए, और जो है ग्राम न्यायालय जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वहां जाएंगे, केस सुनेंगे, वहीं की वही रफा दफा कर देंगे बैठ। इसके बाद क्या क्या मामले देख सकते हैं? तो सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, क्लेम के मामले, प्रॉपर्टी के मामले, ये सारे देख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो मामले हैं इनके लिए शेड्यूल दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। यानी ग्राम न्यायालय एक्ट के दो शेड्यूल है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, जिसमें इसी पावर की बात होती है, क्रिमिनल पावर, सिविल पावर, असेट पावर, प्रॉपर्टी पावर। और दोनों जो शेड्यूल है उनको अमेंड जो है दोनों सरकारें कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर का क्या मतलब है? सम्मन दे सकते हो, बुला सकते हो, अटेंडेंस ले सकते हो, विटनेस बना सकते हो, टेस्टिमनी, रिटर्न पे परमिशन दो, आप ऐसा काम दोबारा नहीं करोगे, तो सारे काम सिविल कोर्ट करती है। इसके बाद कॉन्सिलिएटर्स अपॉइंट कर सकती है, यानी कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ग्राम न्यायालय की जो जजेज है उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का XYZ केस चल रहा है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो उस तरीके की नहीं है कि ग्राम न्यायालय उस पर अपनी तरफ से जो कानून कह रहा है वो न्याय दे सके, और कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी है, तो उसमें मेडिकल डॉक्टर्स की कॉन्सिलिएशन ली जा सकती है।
सोशल जो महिला विभाग है उनकी कॉन्सिलिएशन ली जा सकती है कि भाई क्या करें, उनकी भी कंसल्ट लिया जा सकता है। इसके बाद जो ये जजमेंट देंगे वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के द्वारा, जितने भी हमारे अफसर होते हैं उनके द्वारा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और उनको वो पावर करता है कि भाई आपके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि ग्राम न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। यहाँ पर जो हमारे यहाँ भारतीय साक्ष्य संहिता है, एविडेंस एक्ट जो की बात करता है, उसके हिसाब से इसको नहीं माना जाता है। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस है उसको रिलैक्स करके नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करने की बात होती है कि अगर बेशक से कानून के अंदर लिखा है कि आपने कोई ऐसा छेड़खानी करी है कानून के साथ कि उसके हिसाब से आपको 2 साल की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन नेचुरल जस्टिस, अगर आपको 2 साल की सजा दिए बिना ही मैटर वहीं की वहीं रफा दफा हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नेचुरल जस्टिस कि भाई आपने परमिशन दे दी है, आपने रिटर्न में लिख दिया है, आपके माँ बाप की गवाही के दी, आप 15 साल के बच्चे हैं, जुवेनाइल जस्टिस का मामला आपके ऊपर लगना, आपके पूरे क्रेडेंशियल खराब हो जाएंगे। ना कभी सरकारी फॉर्म भर सकते हैं, ना कभी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, और हल्के से मामले में। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट को भूल दिया जाता है और जो है नेचुरल जस्टिस कि बच्चे के भविष्य को मद्देनजर हम जो है यही की यही मैटर रफा दफा कर रहे हैं, बशर्ते उसके जो माँ बाप है उनसे हम गारंटी ले रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर इसने ऐसा कोई काम किया तो फिर हम इसको जेल के अंदर डालेंगे। ये होता है नेचुरल जस्टिस। इसके बाद अपील इन क्रिमिनल केसेस लाई टू कोर्ट ऑफ सेशन, यानी ग्राम न्यायालय के जो डिसीजन है अगर उनसे भी आप सहमत नहीं है तो आप अपील करिए, सेशन कोर्ट में करिए क्रिमिनल मैटर्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करिए सिविल मैटर में। और आपके पास टाइम पीरियड है, यानी आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से जजमेंट सुनने के बाद आप बैठ गए और आप इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपने सब कुछ अपनी जिंदगी पूरी जी रहे हैं और 60 साल के बाद कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ग्राम न्यायालय ने मुझे डिसीजन सुनाया था, अब मैं अपील करूंगा। नहीं, ओनली द 6 मंथ टाइम पीरियड वी हैव। 6 महीने के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और सेशन कोर्ट के अंदर। और जो है प्ली भी लग सकती है, लेकिन प्ली के लिए वही है कि अक्यूज खुद लगाएगा प्ली, और कोई नहीं लगा सकता, पीआईएल वाला मैकेनिज्म यहाँ नहीं चलेगा। तो अगर हम बात करें ग्राम न्यायालय की, तो बेशक से ऑब्लिगेशन है हर स्टेट के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स पंचायत ढंग से काम नहीं कर पाती। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तहसील लेवल पर ब्लॉक लेवल पर इतना है नहीं, तो उनके लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है बैठने के लिए। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट है उसमें दिक्कत है। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो है परमिशन अपील प्ली जो एंटरटेन नहीं करते हैं ग्राम न्यायालय वालों की कई कई स्टेट के अंदर। उसके बाद जो ग्राम न्यायालय के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उनकी इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है, वो हिचकते हैं गांव में जाने से, क्योंकि डर उनको लगता है कि अगर ग्राम गांव में जाकर हम केस निपटारा करवाएंगे तो हमें पीट देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है ताकि ग्राम न्यायालय जो है बेटर तरीके से काम कर सके, और जो आर्टिकल 39A कहता है फ्री लीगल एड टू सर्विस ऑफ द नेशन, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो सके कंट्री के अंदर। अगर अब हम बात करें आर्टिकल 235, तो इसके अंदर वही है कि हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है सभी कोर्टों के ऊपर होता है, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रिब्यूनल एडीआर। 236 के अंदर बात है डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कौन कौन आता है, तो हमने कल भी देखा था, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, तो इनके अंदर भी असिस्टेंट ज्वाइंट ये नोमेनक्लेचर लगते रहते हैं। so this is not important as such unless and until you are preparing for the judicial services। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंपॉर्टेंस हमने देखी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, लिटिगेशन एंटरटेन करते हैं। इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और बाकी के ट्रिब्यूनल जो है, हमारे यहाँ कई तरीके के ट्रिब्यूनल होते हैं। अब ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, आई वुड लाइक माय फ्रेंड ओशिक टू प्लीज एक्सप्लेन दिस। ओशिक, आई थिंक इज नॉट अवेलेबल। सो ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ट्रिब्यूनल्स इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। यानी आप जो है प्रोसीजरल जस्टिस से हट करके आपको जो है कानून की सहायता दी जा रही है, और आपके जो मैटर्स हैं उनका एडजुडिकेशन किया जा रहा है पोस्ट एफिशिएंट बेसिस पर, सस्ते बेसिस पर, और विद इन द टाइमली फैशन, ताकि आपके साथ अगर आप सर्विस भी करते हैं तो आपकी सर्विस जो है वो पेंडिंग ना हो और आपको दिक्कत ना आए। नॉर्मल कोर्ट से जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो नॉर्मल जो कोर्ट होती है वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर काम करती है, ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस पर काम करते हैं। जो कोर्ट होती है उसका जो जरिस्डिक्शन होता है वो जो है
क्रिमिनल, सिविल, अपील मैटर्स पर होता है। एडमिन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो स्पेसिफिक सर्विस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि ग्राम न्यायालय ट्रिब्यूनल है, फैमिली कोर्ट ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, चालान ट्रिब्यूनल है। इसके बाद एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर, आईपीसी, ये सारी की सारी चीजें प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर कोर्ट में इंप्लीमेंट होती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और बाकी के जो ट्रिब्यूनल्स है वहां पर एविडेंस एक्ट को जो है उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, उसको इतनी अच्छी से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। इसके बाद जो कोर्ट है वहां पर एक जो जज है उनका एक पूरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसके अलावा एक्सपर्टीज है उनकी लॉ में, लेकिन ट्रिब्यूनल के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप जो नए नए अपॉइंट होके आए हैं जज, और आपको ही हमने बिठा दिया उस कुर्सी के ऊपर कि आप जो है ग्राम न्यायालय के मैटर डील कीजिए, या फिर आप जो है पंचायत के मैटर डील कीजिए, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन उतनी इतनी आपको एक्सपर्टीज नहीं है केसेस के, आप नए नए रिक्रूट होकर आए हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, बाकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो नॉर्मल कोर्ट करती है। अगर इसके बाद हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की, तो ट्रिब्यूनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है? तो पार्ट 14 ए के अंदर ट्रिब्यूनल का मेंशन है। और अगर हम क्वेश्चन उठाएं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पहले से इंटेग्रल पार्ट है, तो आंसर नो हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं बोला ऐसा। शुरुआत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नहीं कह रहा कुछ भी ट्रिब्यूनल के बारे में, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो कोर्ट हमने बनाई है वही मैटर डील कर देंगे। लेकिन इतनी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, इतनी डेवलपमेंट होती है, इतने चैलेंजेस, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइम्स बढ़ जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी। और जिसके मद्देनजर इंदिरा गांधी जी जो है उन्होंने 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट जो पास किया, उसी के अंदर एक नया चैप्टर वो लेकर आई, पार्ट 14 ए ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरे होते हैं अलग किसी भी तरीके के ट्रिब्यूनल। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसका आर्टिकल स्पेसिफाइड है, आर्टिकल 323 ए से आप एडमिनिस्ट्रेटिव को भी जोड़ के देख सकते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दूसरे होते हैं आर्टिकल 323 बी, किसी भी काम के लिए ट्रिब्यूनल आप बना दीजिए, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी भी इनको बोला जाता है। अब हम बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट ने बोला? इसने बोला कि पार्लियामेंट को पावर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उनको बनाए। किस लिए बनाए? जो इंसान भारतीय सरकार में काम करते हैं, राज्य की सरकार में काम करते हैं, यूटी की सरकार में काम करते हैं, एमसीडी में काम करते हैं, लोकल बॉडी पंचायत में काम करते हैं, पीएसयू के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर हम नहीं बोल रहे प्राइवेट, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं बोल रहे, सिर्फ जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, जिसके अंदर अलग अलग विभाग आते हैं कि क्या स्टेट को माना जाएगा, उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उनके प्रोफेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। क्या देखा जाता है? अगर आप किसी भी सर्विस के अंदर हैं, तो आपका सर्विस मैटर, आपके क्या कंडक्ट रूल है, आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं, आपके सर्विस रूल के हिसाब से आपको पब्लिक में जाके डिस्क्लोज नहीं कर रही थी इन्फॉर्मेशन, आपने कर दी है, आप जो है अपने ऑर्डर्स नहीं मान रहे अपने सीनियर्स के, आपने कमांड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को फॉलो नहीं किया, तो इन सारे मैटर्स के ऊपर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लगाए जाते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ के आपके ऊपर जो है इंक्वायरी होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, और आपको सस्पेंड, टर्मिनेट, इन सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो इन सारे मैटर्स के अंदर जिसके ऊपर इस तरीके के मामले लगे, वो कहाँ जाए? क्योंकि वो सरकार पे जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसे केस लगाए, तो वो जाएगा ट्रिब्यूनल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, जहां वो जाकर बोलेगा कि सो एंड सो केस इज इम्पोज्ड ऑन मी एंड आई वांट टू पुट माई स्टेटमेंट आल्सो, कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो सर्विस मैटर्स हुए, और कहाँ कहाँ पर ये मैटर्स रखे जाते हैं? तो सिविल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर। इसके बाद जब हमने देखा कि 1976 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ट्रिब्यूनल की बात की गई थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेपरेटली स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1985 के अंदर। तो 1985 के अंदर एक एक्ट आता है पार्लियामेंट के द्वारा कि पार्लियामेंट को पावर दी गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट अब उस पावर का यूज करके कानून बना रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर
जो कि 1985 के अंदर आया। इसने कहा कि अंडर आर्टिकल 323A द पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट ऑफ 1985। अब यहां पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको क्रिएट करने की जो पावर है इज ओनली इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। और स्टेट ट्रिब्यूनल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले जितने आदमी होंगे उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले जितने आदमी होंगे उनके लिए स्टेट जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाएगी। क्यों? ताकि पब्लिक सर्वेंट को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, उनकी ग्रीवियंसेस का रिट्रेसल। अगर हम बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो 1985 के अंदर आया और दिल्ली के अंदर ही जो हमारा हम बोल सकते हैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये लोकेटेड है। इसके अलावा इसके अलग अलग बेंचेज हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो खाली नहीं बैठते हैं सेंट्रल सर्विसेज वाले, पूरी इंडिया के अंदर ऑल इंडिया कैडर के ऑफिसर बैठते हैं। तो हमारे यहाँ आज के टाइम पे 17 बेंचेज हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर, जिनको नाम यही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे अफसर हैं जो कैट के अंदर आते हैं यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर आते हैं। पहला, ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन कौन आ गए? आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सेंट्रल सिविल सर्विसेज जिसके अंदर आ गया रेवेन्यू से लेके, एक्साइज से लेके, कस्टम से लेके और बाकी मैटर। इसके अलावा भी जो सिविल पोस्ट है सेंट्रल और सिविलियन एम्प्लॉय, जैसे कि ग्रुप डी की सर्विस होती है, स्टेनोग्राफर और ये सब जो चीजें होती हैं, ये सारे के सारे जो है। और इवन जब हम बात करते हैं यूटीज की तो हमारे यहाँ डानिक्स और डानिक्स ऑफिसर होते हैं, दिल्ली अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड सिविल सर्विस एंड दिल्ली अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड पुलिस सर्विस, जिसके अंदर आप जिंदगी भर एसडीएम रहते हैं और एक के अंदर आप जिंदगी भर एसीपी रहते हैं। तो ये सारे मैटर्स भी कैट के अंदर एंटरटेन किए जाते हैं। और डिफेंस यानी आर्मी, सीएपीएफ, इनके अंदर काम करने वाले सिविलियन एम्प्लॉय, कुकर, बार्बर, इन सभी के ऊपर भी कैट जो है अप्लाई होता है। लेकिन वहां पर जो कमांड स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं, जिनको फायर करने की परमिशन होती है, यानी जो प्योर डिफेंस कैटेगराइज होते हैं, वो नहीं कर सकते कैट के अंदर। अगर कंपोजिशन की बात करें तो कैट मल्टी मेंबर बॉडी होती है, इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर हो सकते हैं, घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। अगर अभी की बात करें तो जो चेयरमैन है वो एक है और मेंबर की जो स्ट्रेंथ है अराउंड 70 है। तो इतने सारे लोग मेंबर होते हैं। जुडिशियल सर्विसेज से भी निकल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर भी हो सकते हैं। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल के लिए आते हैं। उम्र क्या होती है? चेयरमैन के लिए 65 साल और मेंबर्स के लिए 62 साल। अपॉइंटमेंट की क्या ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंडेशन लेते हैं, किन से लेते हैं? कमेटी होती है जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कोई भी जज, सिटिंग जज होने चाहिए, वो उस कमेटी को चेयर करते हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करेंगे कि आप चेयर कीजिए इस कमेटी को। और अपॉइंटमेंट जो है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंटमेंट के ऊपर वो फाइनली करती है, जिसको प्रेसिडेंट साहब इंप्लीमेंट करवाते हैं अपना साइन करके। अगर कैट की भी बात करें तो नेचुरल जस्टिस पर काम करती है। और सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी 1908, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स तो रजिस्टर नहीं हो सकते इन ऑफिसर के ऊपर, सिविल मैटर, डिसिप्लिनरी मैटर तो सारे सिविल मैटर का पार्ट है, तो सीपीसी को रिलैक्स किया जाता है, नेचुरल जस्टिस देखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपके ऊपर केस है और आप किसी सरकारी पद पर नियुक्त हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं अपना केस लड़ने के लिए, ये भी एक अच्छी चीज है। और दूसरा, आप लॉयर भी जो है उसके थ्रू भी अपना केस लड़ सकते हैं। कैट के खिलाफ जो अपील करेंगे किसी हाई कोर्ट के अंदर नहीं हो सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। और जितने भी बेंचेज हैं वो हाई कोर्ट के अंदर काम करेंगे, जितने भी कैट के ट्रिब्यूनल है। अगर स्टेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैट सेट, जो कि हमने अभी बात की। क्वालिफिकेशन सेक्शन 6 जो है वो डील कर रहा है क्वालिफिकेशन यानी हाई कोर्ट के। तो हम देख सकते हैं ये नए नए जो है रिफॉर्म किए गए हैं, जिसमें सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगेगा, किन पे नहीं लगेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर काम करने वालों पर नहीं लगेगा, क्योंकि जब उनकी अपॉइंटमेंट ही सीजीआई करते हैं तो उनके ऊपर मैटर भी सीजीआई डिसाइड करेंगे। इसके ऊपर डिफेंस फोर्सेज के अंदर काम करने वाले कमांड स्ट्रक्चर के आदमी और सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी सेक्रेटरीट के अंदर जो काम करते हैं पार्लियामेंट हाउसेस के अंदर, उनके ऊपर भी कैट नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे अलग तरीके से
जो सेक्रेटरेट है उनका, वो उन कुछ केसेस को डील करता है। कंपोजिशन में हमने देखा एक मेंबर होते हैं, नई दिल्ली के अंदर बेंच है, 60 से ज्यादा व्यक्ति हैं जो मेंबर होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्वालिफिकेशन के हमने अंदर देखा, जो कि सेक्शन 6 बात कर रहा है कि चेयरमैन के लिए हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट आल्सो कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज जो है सिटिंग जज वो भी हो सकते हैं। वाइस चेयरमैन 2 साल के लिए, लेकिन वाइस चेयरमैन के लिए यहाँ पर भी मैं दोबारा बोल दूं एक चीज कि वाइस चेयरमैन की पोस्ट जो है रिमूव कर दी गई थी। यहाँ पर आई थिंक दैट इज मिसिंग इन 2006, तो अभी नहीं होता है वाइस चेयरमैन। उसके बाद सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो होंगे, और कोई दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने सेक्रेटरी पे की सैलरी जो है कभी ली हो। जुडिशियल मेंबर हमने देखा कि हाई कोर्ट के हो सकते हैं, लीगल सर्विस के नालसा सालसा डालसा के हो सकते हैं। एडमिन मेंबर होते हैं सरकारी नौकरी में रहे हो 2 साल से ज्यादा, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनको बस बहुत ज्यादा हो। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा कमेटी के बिहाफ पर, जिसमें सीजीआई जो नॉमिनेट करते हैं सिटिंग जज को। उसके बाद अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है, वो रिकमेंड करती है, और फाइनली प्रेसिडेंट जो है उनको नियुक्त करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस की बात की, सेक्शन 8 डील करता है 5 साल के लिए, 65 साल चेयरमैन के लिए और 62 साल मेंबर्स के लिए। रिजाइन और रिमूवल हमने देखा कि सेक्शन 9 बात करता है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट को ही लिखना होता है कि हम रिजाइन करना चाहते हैं, और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर भी जो है उनको रिमूव करेगा 2 चार्जेस पर। तो हम बात कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंपीचमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी अप्लाई होता है, मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, जिसमें कि सेंट्रल जो पार्लियामेंट होती है वो रिजोल्यूशन पास करेगी, और जो है कमेटी बनाई जाएगी 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी जो रिकमेंड करेगी, और फाइनली ऑर्डर पास होगा, प्रेसिडेंट उनको रिमूव करने का ऑर्डर पास करेंगे, और ऑर्डर के तहत वो रिमूव कर दी जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो स्टेट ट्रिब्यूनल, तो स्टेट ट्रिब्यूनल जो स्टेट की सरकारी नौकरी करते हैं, 1985 का एक्ट यही उन चीज को भी ड्राइव करता है। तो हर स्टेट के अंदर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन होने चाहिए, दिस द रिकमेंडेशन बाय वेरियस लॉ कमीशन आल्सो। तो जितने प्रोविजन हमने सेंट्रल कैट के बारे में बात की, एग्जैक्टली सेम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए होता है। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं 2 स्टेट के लिए, किसी स्टेट या यूटी के लिए ज्वाइंट ट्रिब्यूनल भी क्रिएट करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, जिसमें कि जो मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, नॉट द सीएम, ऑफ गवर्नर ऑफ बोथ द स्टेट एंड ऑफ वन स्टेट एंड वन यूटी, वंस यूटी एंड 2 स्टेट एज द केस में भी। अगर इसके अलावा बात करें 323B के अंदर कौन से मैटर्स आते हैं, तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास यहाँ पर पावर है कि ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। किन किन मैटर्स पर, किसी भी मैटर पर, जैसे कि टैक्स का मैटर है, जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स का मैटर है, कस्टम का मैटर है, एक्साइज का मैटर है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, फेमा का मैटर है, मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर है, लेबर लॉ से रिलेटेड है, आपने जो है ईएसआई का पैसा नहीं भर रहे हैं, आपने गलत तरीके से इलाज करा दिया है। उसके बाद जो है आप मार्केट के ऊपर ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकते हैं कि फलाना फलाना एक्साइज एट मार्केट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एंड देयर शुड बी ट्रिब्यूनल टू टेक द ग्रीवियंसेस ऑफ वेरियस ऑफिसर्स हु हैव टेकन द कमांड ओवर देम। तो अगर हम बात करें एक स्कीम थ्रू की, तो 323A और 323B के अंदर क्या मेजर मेजर चीजें देखने वाली हैं। 323A खाली पब्लिक मैटर से, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, यानी आपकी नौकरी से रिलेटेड है। 323B किसी भी मैटर से रिलेटेड है। 323A के अंदर 2 तरीके के ट्रिब्यूनल, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल को बनाएगी पार्लियामेंट, स्टेट को बनाएगी स्टेट। लेकिन 323B के अंदर दोनों बना सकते हैं एक ही मैटर पे, पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट ही बना सकती है। अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो पार्लियामेंट वाली को चल लो। 323 की ए के अंदर सेंटर का अपना एक ट्रिब्यूनल होगा, स्टेट का अपना एक होगा, हायरार्की नहीं होगी बीच में इनके। लेकिन 323B के अंदर एक हायरार्की होगी ट्रिब्यूनल की। हायरार्की कैसे होगी, इंपॉर्टेंट मैटर, ट्रैफिक मैटर पहले, मार्केट मैटर बाद में, वोटर मैटर पहले, इलेक्ट्रिसिटी मैटर बाद में, इस तरीके से। और अगर हम बात करें क्या जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, तो यस, जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल आल्सो। और रिसेंट की हम बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यहाँ पर ही एक मैटर चला था जिसमें एक इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल थे, जो कि एक कमांड पोस्ट पर थे, उन्होंने ही क्रैक्ड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड he went inside the cat that I have cleared the exam but my service condition is not allowing me, but somehow he was disbanded from the service also, and he was not allowed to join the civil services because he violated
the code of conduct of the defense forces, and the military code deals on that. चंद्र कुमार केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो अलाउ होगा हर तरीके के ट्रिब्यूनल में, पूरे मैटर की बात ये है, सिंपल। 323B के अंदर हमने देख लिया टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म, अर्बन प्रॉपर्टी के मामले, फूड स्टफ के मामले, इन सारी मैटर्स के ऊपर जो है ट्रिब्यूनल काम कर सकता है, हायरार्की हो सकती है। द फॉलोइंग आर द फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ एडमिन ट्रिब्यूनल मेन डेस्परेट फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्ट। तो ऑर्डिनरी कोर्ट से क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया है, तो अगेन क्या ही देखना है इसका। फीचर्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, नेचुरल जस्टिस है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है, सीपीसी की पावर को कम करता है, इजी वे से कानून डिसाइड करता है, स्पीडी जस्टिस है, आप खुद भी जा सकते हैं, लॉयर से भी जा सकते हैं, और जो है कॉस्ट एफिशिएंट होता है, टाइमली होता है, ज्यादा लिटिगेशन इसमें बहसबाजी नहीं की जाती है, लेस एक्सपेंसिव, जो प्रोसीजरल फीस है वो रिड्यूस कर दी जाती है, लिटिगेशन कॉस्ट को बहुत हल्का कर दिया जाता है। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, यानी आपका अपना वकील होगा, उनका अपना वकील होगा, आपस में बहस करेंगे, पेंडिंग हो जाएगा केस, डेट ले लेंगे, तो वो यहाँ पर नहीं चलता है, एक ही बार में आइए, मैटर सोल्व करिए, जाइए। क्वालिटी जस्टिस, वही बात है कि आपको जो है जल्दी मिल जाता है, एडिक्वेट जस्टिस मिल जाता है। रिलीफ टू कोर्ट, जो बाकी के कोर्ट्स है ऑर्डिनरी कोर्ट्स, उनके पास पेंडेंसी के केस कम होते हैं, और जो है वो अपने जो मेन कोर्ट ऑफ एरिया है उस पर अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाती है ये दो चीजें, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो 2013 के अंदर कंपनी एक्ट आता है, तो पहले 2003 के अंदर था, फिर 2013 के अंदर आया, तो उसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी एक्विजिशन, कंपनी लिक्विडेशन के जितने मामले होते हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, जहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी कंपनी का ये कॉर्पोरेट इंटरेस्ट था और जो दूसरी कंपनी को मिला, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर्स यहाँ पर ये केस लड़ते हैं, आम लॉयर जो है वो नहीं लड़ते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉयर्स को अलाउ होता है। इसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से जो भी आपको रिकमेंडेशन मिली उससे आप अपील कहाँ कर सकते हैं, तो ऑर्डिनरी कोर्ट के अंदर नहीं करेंगे, नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी, जो कि अगेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और 2013 के एक्ट में के अंदर से आई थिंक आते हैं, 2013 के एक्ट से एनसीएलएटी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू वेस्ट जुडिशियल फंक्शन इन एनी ट्रिब्यूनल ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय हाई कोर्ट सिंस लॉ। तो ट्रांसफरिंग द एंटायर कंपनी जुरिसडिक्शन टू ट्रिब्यूनल इज अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। लेकिन हम देखते हैं कंप्लीट नहीं दिया जाता है, कुछ ही दिया जाता है, कुछ ही मैटर्स पर, टैक्सेशन के मैटर्स हो गए, एक्विजिशन के मैटर हो गए, आप ज्यादा भारी अमाउंट होती है वो हाई कोर्ट ही डील करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट डील करती है, जैसे कि हमने जो है स्पेक्ट्रम के केसेस के ऊपर देखा, और जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके जो केस है, जिसमें ई जो कॉमर्स कंपनीज है वो भी हम बड़ी कोर्ट के अंदर ही देखते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है दोनों चीजों की, एनसीएलटी की और अपील ट्रिब्यूनल की भी, क्योंकि हाई कोर्ट जो है चेंज कर सकता है कंपनी एक्ट में, लेकिन फिर भी सुटेबल अमेंडमेंट होने के बावजूद भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो है, और इनके अंदर केस जाने चाहिए ताकि पेंडेंसी को घटाएं। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट हमारे यहाँ 1956 है, जिसके अंदर बात होती है कि किस तरीके से इंटरस्टेट राइवलरी जो है वो कम हो पानी के ऊपर। हम बात करते हैं मेतूर डैम तमिलनाडु की, कृष्ण राजा सागर डैम कर्नाटका में, उसके बाद हम कावेरी पैट की बात करते हैं, कृष्णा पैट की बात करते हैं, महानदी के ऊपर डिस्प्यूट है। तो अलग अलग रिवर्स के ऊपर जो डिस्प्यूट है, और सबसे बड़ा तो डिस्प्यूट अभी देखने को मिलता है आपका यमुना के वाटर के ऊपर, या फिर जो आपकी पंजाब रिवर सिस्टम है उसके वाटर के डिस्प्यूट के ऊपर, इंदिरा गांधी कैनाल वाटर डिस्प्यूट के ऊपर, तो हर जगह कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट रहता है। तो इसके ऊपर ट्रिब्यूनल है जो कि एक स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल है, जो कि कंस्टिट्यूट किया जाता है एडजुडिकेट करने के लिए अंडर द 1956 एक्ट। और यहाँ पर आई बिलीव सो दैट देयर इज नो अपील इनटू द नॉर्मल कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट डू नॉट एंटरटेन सच काइंड ऑफ मैटर्स एंड ओनली दिस ट्रिब्यूनल एक्शंस आर कंसीडर्ड एज बाइंडिंग। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, तो आर्मी के जितने मैटर्स होते हैं, आप आर्मी की गली के अंदर से भी अगर निकल जाएंगे तो आर्मी आपको डील करेगी। तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल होते हैं, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। अगर डिफेंस फोर्सेज की बात करें तो ट्राई फोर्सेज में आर्मी एक्ट 1950 के अंदर आया, नेवी 57, एयरफोर्स 50। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं एडमिन पोस्ट पर और डिफेंस पोस्ट पर, सारों के सारों का मैटर जो है एडमिन फोर्सेज ट्रिब्यूनल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनके वकील कौन होते हैं, तो यहाँ पर जैग एंट्री होती है जो कि यूपीएससी एग्जाम लेती है, जिसके तहत जज एडवोकेट जनरल जैग एंट्री, जिसमें आप आर्मी के वकील बनते हैं और आप बाहर जो सिविल सोसाइटी से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इनके मैटर्स आप डील करते हैं। एनजीटी, एनजीटी का भी एक हम देखते हैं 2010 में एक्ट आता है,
जिसके बाद एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है, जिसमें कि एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर देखे जाते हैं। 10 करोड़ 100 करोड़ ऐसी पेनल्टी लगा देता है, जिसके ऊपर जिसके बाद जो कोर्ट है वो नॉर्मल कोर्ट जो वही कहती है कि आप इतना ज्यादा मत फैलिए, आप इतनी ज्यादा पेनल्टी मत लगाइए, इतनी तो किसी की देने की भी क्षमता नहीं है। इसके बाद इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल, तो इनकम टैक्स एक्ट 1950 1961 सेक्शन 252 इसको बात करता है कि इनकम टैक्स के रिलेटेड जितने मामले हैं उसकी जो है अपील किस तरीके से ट्रिब्यूनल देखेगा, सेटलमेंट कैसे होगी। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं इनकम टैक्स में के अंदर जो अपील ट्रिब्यूनल है उससे ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो आपको मोरालिटी और जो है क्वालिटेटिव मेजर्स पर आपको प्रमोट कर दी ताकि आप इनकम टैक्स दो। और इसके अंदर आप अलग अलग प्रोविजन है जो कि हम बात करेंगे, डिजिटाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और बाकी जो चीजें हैं। तो ट्रिब्यूनल्स डिस्कस्ड तो हमने देख लिया है। ट्रिब्यूनल्स के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील बोर्ड है। ट्रेडमार्क एक्ट यानी ट्रेडमार्क्स का जो एक्ट है 1999 वहां से निकल के आता है आईपीएबी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील बोर्ड। सर्विस अपील बोर्ड अगेन ये एडमिन ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 से आता है, जिसके 323 ए के अंदर। आर्म्ड फोर्सेस देख लिया 1985। टैक्सेशन से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहां पर हमने देखा है कस्टम, एक्साइज और सर्विस। कस्टम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्साइज होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है। फॉरेन एक्सचेंज, आप जो है इधर से उधर पैसा करते हैं, हवाला वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। और टेलीकॉम डिस्प्यूट के ऊपर भी हमारे यहाँ जो है ट्रिब्यूनल है 1997 एक्ट के अंदर। क्या क्या इश्यूज है ट्रिब्यूनल के अंदर? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्टेटों के अंदर स्टेट ट्रिब्यूनल ही नहीं अभी तक क्रिएट हुआ, तो नॉर्मल ट्रिब्यूनल कैसे होगा, क्योंकि पुलिस वाले खुद ही सेटलमेंट कर देते हैं पैसा लेकर के। तीसरा, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, यानी रेगुलर कोर्ट की पावर को कई बार ट्रिब्यूनल अपने हाथ में ले लेते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं डिस्टोर्ट हो जाती है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, सैलरी, कंडीशन ऑफ ऑफिस सब कुछ जो है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार डिसाइड करेगी, राष्ट्रपति जी सेंट्रल एडमिन वालों का और गवर्नर जी एसएटी वालों का। ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन है, यानी कुछ मामले जो है किसी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, कुछ मामले चल रहे हैं कॉर्पोरेट कोर्ट के अंदर, और जो है आप उनको ला रहे हो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। कुछ मामले चल रहे हैं इनकम टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, आप उनको ला रहे हो इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है। जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर तो रिफॉर्म आया चंद्र कुमार 1997 केस के बाद, इसमें हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है इन सारी चीजों की अपील जो हाई कोर्ट के अंदर डालिए, रिव्यू होगा ट्रिब्यूनल का मैटर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स है, तो इसमें रिटायरमेंट हो गया, और जो है रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर आपका डिसीजन हो गया, अलग अलग तरीके से आपको लैक ऑफ क्वालिफिकेशन की बात है, एज क्या होगी, पेंडेंसी बहुत देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने देखा कि 272 लॉ कमीशन की रिपोर्ट हमें बताती है, और वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो व्हाट रिफॉर्म्स कैन डन? नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन हमारे यहाँ होना चाहिए, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा बोला। टाइमली अपॉइंटमेंट करो, पार्टीशनशिप को हटाओ, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाओ। इंडिपेंडेंस के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस फेयर होना चाहिए, और रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल करो ताकि जो उनकी फंडिंग हो गया, उनके रेगुलेशन हो गए, वो टाइमली हो सके। तो इसके बाद हम कल देखेंगे अबाउट एडीआर एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग सरकारी। ठीक। ओके ठीक है। मैम।